आप सभी को नमस्कार और प्रणाम। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने डायमेंशन अरेंजमेंट को पढ़ा। डायमेंशन अरेंजमेंट यानी कि वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल, सबके कोऑर्डिनेशन नंबर देखे। टू डायमेंशन के टू टाइप हुए, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में मॉलिक्यूल एक दूसरे के ठीक ऊपर रखे हुए थे और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में मॉलिक्यूल्स प्रथम पंक्ति के बीच का जो खाली स्थान है उसमें रखे गए थे। स्क्वायर क्लोज पैकिंग पैटर्न का जो नाम था वो ए पैटर्न था, जो कि सभी की व्यवस्थाएं बिल्कुल एक जैसी थी। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट का जो नाम था वो ए बी पैटर्न था, जो कि पहली पंक्ति की व्यवस्था दूसरी पंक्ति की व्यवस्था या अरेंजमेंट से डिफरेंट थी। उसके बाद हम लोग इंटर किए थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में। थ्री डायमेंशन भी दो प्रकार की हुई, टू टाइप की हुई। फर्स्ट टाइप था, उसका जो पहला प्रकार था वो था स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। दूसरा टाइप था उसका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। इसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो थी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग का नाम उसमें भी ए टाइप था और उसी से हम लोगों को मिलती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसका नाम है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल या सरल घनीय इकाई सेल। सरल घनीय इकाई सेल क्या होता है? वो इकाई सेल जिसमें मॉलिक्यूल कहाँ होते हैं? केवल कॉर्नर्स पर। उसके बाद जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था उसको भी और एम्फेसाइज किया हम लोगों ने। उसमें क्या देखा था कि अगर थ्री डायमेंशन में जब पहली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखते हैं तो हमें दो प्रकार की वॉइड मिलती है। एक वॉइड होती है जिसका नाम है टेट्राहेड्रल और दूसरी वॉइड है जिसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। अब यहीं से एक नया पैटर्न दो अलग अलग जनरेट होते हैं। वो क्या कि अगर पहली लेयर पर दूसरी लेयर रखा तो दो टाइप के वॉइड मिले, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड पर आपने तीसरी लेयर रख दी, अगर टेट्राहेड्रल वॉइड पर आपने तीसरी लेयर रख दी तो आपको जो अरेंजमेंट मिलेगा वो था ए बी अरेंजमेंट। लेकिन अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर आपने तीसरी लेयर रख दी तो आपको जो अरेंजमेंट मिलेगा वो था ए बी सी अरेंजमेंट। तो ये दो तीन छोटी मोटी बातें जिसको ध्यान रखनी है। आप पिछले वीडियो में जा कर के उसको आसानी से चेक कर सकते हो। जो ना आए मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। आज के वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ पहले के वीडियो का थोड़ा सा रिवीजन लेकर के। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं उसी लेक्चर को थोड़ा सा रिवीजन लेकर के, थ्री डायमेंशन को ही। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर थ्री डायमेंशन के उसी अरेंजमेंट को जिसके बारे में भी मैंने चर्चा की, कि अगर तीसरी पंक्ति को देखो, नीचे यहाँ पर जो आप देख सकते हो बीच में एक नीले रंग की बॉल है, पूरा ये अरेंजमेंट है। ऊपर एक लेयर है, नीचे एक लेयर है। तो तीसरी लेयर को अगर हम कहाँ रख दें? टेट्राहेड्रल वॉइड पर। तो टेट्राहेड्रल वॉइड पर रखने की वजह से आपको अरेंजमेंट कुछ ऐसा मिलेगा। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है कि अगर तीसरी लेयर को कहाँ रख दें? टेट्राहेड्रल वॉइड पर। आप देख सकते हो आसानी से कि फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है, यानी कि ये वही थ्री डायमेंशन है। पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर और चौथी। तीसरी लेयर को हमने कहाँ रखा है? टेट्राहेड्रल वॉइड पर। तो टेट्राहेड्रल वॉइड पर रखने की वजह से जो अरेंजमेंट मिल रहा है वो कौन सा? देखो भाई, ये और ये एक जैसे। अरेंजमेंट क्या हुआ? ए बी हुआ, ठीक। इस चीज़ को पढ़ चुके हैं लेकिन तब भी रिवीजन ले लेते हैं। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज ए बी और इसी को हम लोग नाम देते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। तो कभी भी अगर आपसे पूछे, ये देखिए ये जो फिगर है, कभी भी आपसे अगर कहीं प्रश्न पूछा जाए कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट के बारे में लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे कि भाई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थ्री डायमेंशन। प्रश्न अगर मान लीजिए आए कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थ्री डायमेंशन अरेंजमेंट के बारे में लिखिए, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थ्री डायमेंशन
HCP बनता कैसे है? सिंपल शब्दों में लिखोगे आप, आपको ये लिखना है कि अगर 3 डायमेंशन की व्यवस्था हो और 3 डायमेंशन की व्यवस्था में हम मॉलिक्यूल्स को इस प्रकार रखें कि पहली लेयर के ऊपर जो दूसरी लेयर रखी गई हो, वो दूसरी लेयर पहली लेयर के ठीक ऊपर ना रखकर उसके बीच के खाली स्थानों में रखी गई हो, पहला पॉइंट। और उसके बाद क्या पॉइंट लिखोगे? दूसरी लेयर को रखने के बाद हमको दो प्रकार की वॉइड मिलेगी। पहली वॉइड होगी ऑक्टाहेड्रल, दूसरी वॉइड होगी टेट्राहेड्रल। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड पर अगर हम तीसरी लेयर रख दें तो जो हमको अरेंजमेंट मिलता है, उसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। ये सारी बातें किताबों में हैं, बस मैं किताबों की बात को अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। उसको हम लोग क्या कहेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। ठीक है। और इस पैटर्न का इस व्यवस्था का नाम क्या होता है? आप क्लियर कह दोगे भाई इस व्यवस्था का नाम होता है AB अरेंजमेंट। AB क्यों है वो आपके सामने है कि देख सकते हो, पहली जो लेयर है जो नीले रंग की है वो तीसरे से मैच कर रही, तो भाई जो मैच करती है उसे एक जैसा नाम देते हैं। ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, AA अरेंजमेंट। तीसरा क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन आता है इससे वो यही आता है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए त्रिविमीय व्यवस्था में। आप देख सकते हो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 12। 12 कैसे है कि अगर इस लाल वाले मॉलिक्यूल को देखो तो ये 6 तो ये अपने अगल बगल से घिरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। मैं इसी को ले रहा हूँ, इस वाले को। तो इसका जो केंद्रीय मॉलिक्यूल है, इसका जो सेंटर मॉलिक्यूल है, वो 6 तो अपने अगल बगल से घिरा है, 3 ऊपर से घिरा है और 3 नीचे से घिरा है। तो टोटल ये मॉलिक्यूल कितने से जुड़ा हुआ है? 12 से। तो ये प्रश्न कई बार आया है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के 3 डायमेंशन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? भाई कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है आपको पता है? कोऑर्डिनेशन नंबर वो कि कोई मॉलिक्यूल कितने से घिरा हो। तो ये अगर ये सेंटर का मॉलिक्यूल, भाई यहाँ पे सेंटर का मॉलिक्यूल होगा ही, तो अगर ये सेंटर का मॉलिक्यूल है तो ये 6 आपस में, 3 ऊपर 3 नीचे, टोटल संख्या कितनी हो गई? 12। ये आप इजीली देख सकते हो, ये 12 की संख्या हो गई। और नीचे आपको लिखा भी है कि इस प्रकार के अरेंजमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ये देखिए आपके सामने आ गया। अब अगला जो अरेंजमेंट आएगा उसको आपको समझना है, जिसको हम लोग देखिए भाई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी जानने वाली बात है। बेरिलियम, मैग्नीशियम और आपका कैडमियम, उसके बाद कोबाल्ट, जिंक, टाइटेनियम, टेल्यूरियम, इन सब में यही हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट वास्तव में उपस्थित होता है। ठीक, तो ये उसके सिंपल से एग्जांपल्स हैं। अगला जो एग्जांपल्स है वो है क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर। क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा रिवीजन ले लेता हूँ। वो हमको कैसे मिलता है? देखिए भाई सब कुछ वही 3 डायमेंशन से स्टार्ट होके चल रहा है कि 3 डायमेंशन पे पहली लेयर आई, दूसरी लेयर को जब हमने रखा तो हमें 2 प्रकार की वॉइड मिली, एक टेट्राहेड्रल और एक है ऑक्टाहेड्रल। तो ये जो व्यवस्था हमें मिलेगी जब हम तीसरी लेयर को किस पे रखेंगे? ऑक्टाहेड्रल पर। जब हम किस पे रखेंगे? ऑक्टाहेड्रल पर। ये सारी बातें आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो, कंफ्यूज मत होइएगा। कोई भी समस्या है मुझसे आराम से पूछेगा। ठीक, ये नीचे यहाँ पर क्या लिखा है कि प्लेसिंग द थर्ड लेयर ऑफ स्फीयर्स ऑन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ द सेकेंड लेयर। In this type of arrangement, the third layer is not the repetition of first layer. नीचे लिखा हुआ ये पॉइंट, यानी कि जब हमने फर्स्ट सेकंड लेयर के ऊपर, ये रही फर्स्ट लेयर, ये रही सेकंड लेयर और ये रही थर्ड लेयर। थर्ड लेयर को अब हमने कहाँ रखा है भैया? वो टेट्राहेड्रल वॉइड पर ना रख करके हमने उसे रखा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर। और जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर रखा है तो उसके ऊपर जब हमने चौथी लेयर रखी, तीसरी लेयर रखी, तो तीसरी लेयर पहली लेयर से मैच नहीं कर रही है। जब पहली लेयर से मैच नहीं कर रही तो इसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? ABC अरेंजमेंट। क्यों कहते हैं वो बातें पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन हमको लेना था क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर समझाना था। अब आप यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न इस पे ऐसे ही आता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। अब आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे ABC अरेंजमेंट है। तो उस ABC अरेंजमेंट में आप ध्यान से देखो,
अगर ये केंद्रीय एटम है, मान लो ये, तो ये 6 अपने अगल बगल से, 3 ऊपर से, और जैसे यहाँ पे 3 है वैसे ये 3 नीचे भी होंगे। तो यानी कि केंद्रीय एटम 6, 1 2 3 4 5 6, 3 9 3 12, ये जो 3 आप देख रहे हो, ये 3 इसके नीचे भी तो होंगे भाई, क्योंकि ये एक लंबी श्रृंखला होती है। तो ठीक वैसे ही इस अरेंजमेंट में भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 12 होता है। प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न वैसे ही आएगा कि भाई आप एक्सप्लेन करो क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर क्लोज। फेस सेंटर तो आप जानते ही हो, फेस सेंटर का ही दूसरा नाम होता है क्यूबिक क्लोज। एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको, फेस सेंटर का ही दूसरा नाम होता है क्यूबिक क्लोज। फेस सेंटर क्या है, याद है ना भाई? फेस सेंटर वो है जब मॉलिक्यूल्स कॉर्नर पे होंगे और कॉर्नर के अलावा हर फेस पर होंगे। तो फेस सेंटर का दूसरा नाम क्या होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब प्रश्न कैसे पूछेगा? प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग के 3 डायमेंशन में, क्यूबिक क्लोज पैकिंग के 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग के 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होना चाहिए। ये पूरा चीज किताब में अवेलेबल है, एक बार इसको जाके कि किताब से जरूर पढ़ना, तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और भाई ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल को समझना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन यह असंभव नहीं होता। ठीक, मुझे पूरा भरोसा, आप उसको कर लोगे। अगली चीज़ करते हैं यहाँ पर, ये देखिए, इस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, ABC अरेंजमेंट। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने आएंगे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी क्या होता है, 12 होता है। और इसके एग्जाम्पल देखिए, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, ये सारे वो एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट पाया जाता है। ठीक, साथ ही साथ लेड, पैलेडियम, निकल, कैल्शियम, इन सभी धातुओं में जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, जो उसके अणुओं की व्यवस्था है, वो कौन सी है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो इस वीडियो में हमने दो चीज़ को समझा कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होती है, जो कब आएगी, जब हम सेकंड लेयर के टेट्राहेड्रल को कवर करेंगे। और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसका दूसरा नाम है फेस सेंटर, वो कब आएगी, जब हम सेकंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल को कवर करेंगे 3 डायमेंशन में। विदाउट एनी कंफ्यूजन में आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। आपको जो भी दिक्कत हो आप पिछले के वीडियो में देख करके उसको समझ सकते हो, बिल्कुल मत घबराइएगा, सब कुछ बहुत आसान है। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर कुछ आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स देखिए भाई, मैंने कुछ आयनिक कंपाउंड्स लिए हैं जो आपके सिलेबस में है। इससे क्या प्रश्न आता है जैसे NaCl है, ZnS है, जिंक सल्फाइड है, 2-3 ऐसे कंपाउंड हैं जो आपसे सीधे तौर पर ये क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। ठीक है, तो ये वहाँ पे पूछा आता है। तो पहला स्ट्रक्चर लेता हूँ NaCl का। देखो भाई, एक बहुत अच्छी बात क्लियर कर दूं, NaCl एक ऐसा कंपोनेंट है जो कंपोनेंट फेस सेंटर व्यवस्था में रहता है। NaCl एक ऐसा कंपोनेंट है जो फेस सेंटर व्यवस्था में रहता है। यहाँ पर आप दो अरेंजमेंट देख रहे हो, एक है सोडियम और एक है क्लोरीन। सोडियम NaCl, Na पे चार्ज होता है पॉजिटिव और क्लोरीन पे चार्ज होता है नेगेटिव। आपको याद होगा कि NaCl में जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की कंडीशन क्या होती है कि पॉजिटिव चार्ज पर का आकार जो होता है, पॉजिटिव चार्ज का जो त्रिज्या होती है वो छोटी होती है। पढ़े होंगे आप 11th के एटॉमिक आवर्त सारणी में कि धन आवेश की त्रिज्या या पॉजिटिव चार्ज की त्रिज्या कम होती है और नेगेटिव या एनायन की रेडियस क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों होती है, काहे होती है, सारे रीजन वहाँ पर आप देखिए। अब यहाँ पे देखा क्या गया कि NaCl की जो स्टडी की गई एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से, तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से स्टडी करने के बाद पाया क्या गया कि भाई NaCl का जो स्ट्रक्चर है वो फेस सेंटर जैसा है। यानी कि वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फेस सेंटर की व्यवस्था को अटेंड करते हैं। अब उस फेस सेंटर में कॉर्नर्स पर देखो भाई, ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि उस फेस सेंटर में कॉर्नर पर जो रहता है वो रहता है Cl आयन। कॉर्नर पे कौन सा रहता है, Cl आयन। और जो फेस पर रहता है वो भी कौन सा रहता है, Cl आयन। और
उन सब के बीच जो खाली स्थान बचता है वहां पे कौन जाता है, सोडियम आयन। तो एक बात बिल्कुल माइंड को क्लियर करके चलिएगा कि NaCl के स्ट्रक्चर में जो कॉर्नर की पोजीशन है वो कौन लेके जाता है, क्लोरीन। और जो फेस के सेंटर की पोजीशन है वो कौन लेके जाता है, क्लोरीन। और जो उनके बीच की खाली जगह होती है उसे कौन लेता है, सोडियम। देखो मैं पहले क्लियर कर दूं, कॉर्नर क्या, कॉर्नर ये रहा, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है। तो इन सभी कॉर्नर पे कौन जाएगा, इन सभी कॉर्नर पे जाएगा क्लोरीन एटम। फेस सेंटर क्या है भाई, देखो इस पूरे फेस का सेंटर कहाँ है, यही तो है जो दिखाई दे रहा है। और ये जो आपके लाइन देख रही है इमेजिनरी लाइंस है जो समझाने के लिए रखी गई हैं। इस पूरे फेस का जो सेंटर है वो कौन सा, ये इस पूरे फेस का सेंटर है ये, इस पूरे फेस का सेंटर इधर कहीं होगा, इस पूरे फेस का सेंटर ये रहा, नीचे वाले पूरे फेस का सेंटर ये रहा। तो जितने भी कॉर्नर है, कॉर्नर पे कौन जाएगा भाई साहब, क्लोरीन। और उनके फेस सेंटर पे भी कौन जाएगा यार, यहाँ पर क्लोरीन जाएगा। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मॉलिक्यूल को रखा जाए भाई, मॉलिक्यूल को रखा जाए तो जब मॉलिक्यूल को रखोगे तो अभी आप देखना फटाफट कि क्लोरीन कहाँ जाएगा, क्लोरीन जाएगा, ये गया क्लोरीन कॉर्नर पे, दिखाई दे रहा है भाई, ये गया क्लोरीन कॉर्नर पे और दूसरा क्लोरीन गया फेस सेंटर पर। मैं रोकूंगा यहाँ पर, देखो ध्यान से, देखो भाई क्लोरीन कहाँ गया, कॉर्नर कॉर्नर कॉर्नर। और दूसरा क्लोरीन कहाँ गया, फेस सेंटर फेस सेंटर फेस सेंटर फेस। ए भाई फेस सेंटर शब्द से कोई दिक्कत तो नहीं होती है ना। फेस सेंटर मतलब क्या, कि जब मॉलिक्यूल फेस के कहाँ रहता है, बीच में। तो क्लोरीन कहाँ गया, कॉर्नर पे गया और साथ ही साथ कहाँ गया, फेस सेंटर पे गया। अब सवाल ये उठता भैया सोडियम कहाँ जाएगा। तो देखो सोडियम कहाँ जाएगा, आप इन सब के बीच में खाली जगह है, ध्यान से देखो, इन दोनों क्लोरीन के बीच में खाली जगह ये रही, दिखाई दे रही है, खाली जगह ये रही। इन तीनों क्लोरीन के बीच में खाली जगह ये रही, इन तीनों क्लोरीन के बीच में खाली जगह ये रही, इन तीनों क्लोरीन के बीच में खाली जगह ये रही, इन तीनों क्लोरीन के बीच में खाली जगह ये रही। भाई समझ में आ रहा है ना, खाली जगह कहाँ है, ये खाली जगह है, यहाँ पर जो जगह बची हुई है, ये जगह बची हुई है, ये जगह बची हुई है, ये जगह बची हुई है। तो हर क्लोरीन के बीच में खाली जगह बची हुई है, तो भाई डियर सोडियम यहीं जाएगा। अब देखो जरा एक बात बताओ, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं एज, याद होगा भाई, दो कॉर्नर को जोड़ने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, एज कहते हैं। अब सोडियम कहाँ जाएगा, इसी एज के बीचों बीच, इसी एज के बीचों बीच। तो सोडियम किस जगह पे रहेगा, एज सेंटर पे रहेगा, सोडियम कहाँ रहेगा, एज के बिल्कुल बीचों बीच रहेगा। सोडियम कहाँ रहेगा, एज के बिल्कुल बीचों बीच। जहाँ जहाँ एज खाली है वहीं वहीं पे सोडियम जाएगा। एज कहाँ का खाली है, एक एज ये खाली है, एक एज ये खाली है, दो ये खाली है, तीन ये खाली है, चार यहाँ पर, पांच ये। तो इस तरह के कुल जितने भी एज खाली हैं सारी एज पे कौन जाएगा, सोडियम जाएगा भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं, क्लोरीन कहाँ पे है, कॉर्नर पे है, और कॉर्नर के साथ साथ कहाँ है, फेस के सेंटर पर है। सोडियम कहाँ जाएगा, हर तीन क्लोरीन के बीच का जो खाली स्थान है, यानी एज के बिल्कुल बीचों बीच में, एज के बिल्कुल बीचों बीच में। एज क्यों कह रहे हैं इसको, बार बार बता दे रहा हूँ, दो कॉर्नर के को जोड़ने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं, एज कहते हैं। सोडियम कहाँ जाएगा, इसी के बिल्कुल बीचों बीच में जाएगा। तो एक बात क्लियर कर लीजिए, क्लोरीन कॉर्नर पर और फेस पर, सोडियम कहाँ जाएगा, एज पर। अब एज के अलावा और कौन खाली जगह बची हुई देखो, तो एक ये क्लोरीन देखो, दूसरा ये देखो, तीसरा ये देखो, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये, दिखाई दे रहा भाई, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। इन छः के बीच में एक ये देखो, बीच में बिल्कुल बीचों बीच में जो जगह है वो खाली है या भरी हुई है, ध्यान से देखो, ये जगह कैसी है, खाली है भाई। तो भाई जहाँ खाली जगह होगी वहीं सोडियम जाएगा, यही तो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं हम लोग, जहाँ खाली जगह होगी सोडियम वहीं जाएगा, तो सोडियम यहाँ पे भी जाएगा। अब भाई देखो ये जो जगह है, ये जो जगह है,
इस जगह को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं भाई, किसी भी ठोस में खाली जगह को क्या कहते हैं, वॉइड। किसी भी ठोस में खाली जगह को क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। अब ये जो वॉइड है कितने से घिरी है, 6 से घिरी है। 1 2 3 4 5 6। तो इस वॉइड को, जो वॉइड 6 से घिरी हो उसको कहते क्या है भाई, जो वॉइड 6 से घिरी हो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यानी कि सोडियम कहाँ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर जाएगा। मैं एक बात फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, क्लोरीन कहाँ जाएगा, सभी किनारों पर, साथ ही साथ फेस सेंटर पर। सोडियम कहाँ जाएगा, हर एज के बिल्कुल बीचों बीच जाएगा क्योंकि वो जगह खाली है। और साथ ही साथ इस पूरे यूनिट सेल के ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड नाम क्यों दे दिया इसको हमने, क्योंकि इस यूनिट सेल का जो बीच वाला हिस्सा है ये खाली है। खाली स्थान को क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। और ये वॉइड कितने से घिरी है, 6 से घिरी है। तो ये कहाँ जाएगा, इस वॉइड का नाम क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। यानी कि क्लोरीन, यानी कि सोडियम कहाँ रहेगा, एज पर, और साथ ही साथ कहाँ रहेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर। अब आप इसको देख सकते हो, ये देखिए भाई, ये देखिएगा आराम से, ये देखो, ये सोडियम सबसे पहले कहाँ गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर, वहाँ गया। उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों कहा वो मैंने बता चुका हूँ। दूसरी बात, एक चीज़ और समझ में आनी चाहिए, ये देखिए, और दूसरा क्लोरीन कहाँ जा रहा है आपके, और एज की वॉइड पर, एज की वॉइड पर, ये देखो, फटाफट 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 एज का जो खाली स्थान है वहाँ पर गया। ये देखिए, इस तरह इस तरह इस तरह। अब देखो, यानी कि सोडियम केवल कहाँ रहेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर। अब उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों कहा। एक प्रश्न और आता है जो खूब पूछता है कि NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। एक बात जान लीजिए, यहाँ पर हर Cl 6 सोडियम से घिरा है और हर सोडियम 6 Cl से घिरा है। तो NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज कितना होता है, 6 होता है। ऑलवेज कितना होता है, 6। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो वो ऑलवेज कितना होता है, 6 होता है। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला पूछता है भाई कि NaCl का फॉर्मूला कैसे निकालोगे आप। तो देखो, एक चीज़ समझ जाओ, एक चीज़ समझो, पहले इस पूरे को रिप्रेजेंट होने दो। यस, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आयन पर यूनिट सेल, कि उस यूनिट सेल में कितने आयन थे इसकी गणना करें। तो टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल बराबर, अब देखो भाई, क्लोराइड आयन कहाँ कहाँ थे, क्लोराइड आयन की जगह याद है, क्लोराइड आयन थे आपके फेस सेंटर पे थे, और कहाँ थे, कॉर्नर पर। यही दो जगह तो थे ना, क्लोराइड आयन कहाँ पर थे, फेस सेंटर पे थे, और कहाँ पर थे, कॉर्नर पर। तो कॉर्नर की वजह से क्या गया कि सम ऑफ द क्लोराइड आयन एट कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर। भैया अगर हमको क्लोरीन की संख्या बतानी है हम करेंगे क्या, कॉर्नर पर जितने हैं और साथ ही साथ फेस पर जितने हैं उसी को जोड़ लो तो आपको संख्या मिल जाएगी। अब आप देखो यहाँ पर, ये देखो, क्योंकि क्लोरीन कहाँ कहाँ है, कॉर्नर पर है और फेस पर है। तो कॉर्नर का फॉर्मूला क्या होता है, याद होगा, बहुत बार पढ़े हैं। कॉर्नर का फॉर्मूला क्या होता है, 8 × 1/8। और फेस का फॉर्मूला क्या होता है, 6 × 1/2। बहुत अच्छे से पढ़े इस चीज़ को। तो क्लोरीन की कुल संख्या क्या हो गई, 8 × 1/8 बराबर कितना हुआ, 1 हुआ। और 6 × 1/2 बराबर कितना हुआ, 3 हुआ। टोटल कितने क्लोरीन हो गए, 4 हो गए। यानी कि एक फेस सेंटर में क्लोरीन की संख्या कितनी होती है यार, 4 होती है। एक फेस सेंटर में क्लोरीन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, 4 कैसे, एक आता है कॉर्नर से, कॉर्नर मतलब 8 × 1/8, और एक आता है किससे, फेस से, फेस मतलब 6 × 1/2। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं आपको, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं आपको। ये देखिए आगे, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो सामने है आपके, तो क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। अब अगर मैं पूछूं सोडियम की संख्या कितनी है यार, तो सोडियम की संख्या बताना वो कठिन नहीं है। देखो सोडियम कहाँ कहाँ था, अभी देखा, सोडियम हर एज पर था, हर एज पर था। एज कितनी होती है, 12। भाई सब जानते हो, पढ़े हो पहले भी। एज कितनी होती है, 12। और 12 एज के साथ साथ वो सेल के बिल्कुल बीचों बीच था। तो यानी कि 12 एज, एज का फॉर्मूला क्या होता है, एज का फॉर्मूला याद होगा, 12 × 1/4 होता है। हम लोग पढ़े हैं इस चीज़ को। एज का फॉर्मूला क्या होता है, 12 × 1/4।
और जो बिल्कुल सेल के बीचों बीच हो उसका फॉर्मूला तो भाई एक ही होता है, वो बॉडी सेंटर टाइप जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए भाई, सोडियम एटम की संख्या, सोडियम एटम कहाँ है, 12 एज पर है और एक सेंटर पे दिखा हुआ है यहाँ पर कि सोडियम एटम कहाँ है, 12 एज पर और एक सेंटर पर। तो इसके लिए नंबर कैसे निकालोगे, इसके लिए नंबर कैसे निकालोगे भाई, 12 एज, एज का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कॉर्नर का 1/8 होता है, फेस का 1/2 होता है, एज का 1/4 होता है, ठीक। तो यहाँ पर सोडियम के लिए कितनी संख्या आ जाएगी, 12 इंटू 1/4, पहला क्योंकि वो 12 एज पर है, आप वीडियो में जाके पीछे देख सकते हो, 12 एज पर है और एक सेंटर पर है। टोटल नंबर कितना हो गया, 4, टोटल नंबर कितना हो गया, 4। अब यहाँ पर यानी कि 4 क्लोराइड आयन है और 4 सोडियम आयन है। भाई एक बात समझ जाइए, ये प्रश्न इसी तरह पूछता है, इस तरह पूछता है, अगर आयनों की संख्या बराबर यानी कि उसका रेशियो कितना हुआ, 1:1, अगर उसका रेशियो कितना हुआ, 1:1, और इसीलिए NaCl का फॉर्मूला में एक Na 1:1 आया, यानी कि एक सोडियम और एक क्लोरीन, ठीक। यानी कि यहाँ पर आयनों की संख्या 4 क्लोराइड आयन है, 4 सोडियम आयन है, तो रेशियो कितने का आया, 1:1 का आया, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। अगला स्ट्रक्चर हम लोग का कौन सा है, सीजियम क्लोराइड, ठीक है। सीजियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaCl, CaCl, ठीक है। CaCl होने का मतलब क्या है कि वहाँ पे जितने पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही नेगेटिव आयन होंगे। देखिए भाई समझते हैं CaCl को। CaCl ये एक यूनिट सेल है और सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बॉडी सेंटर टाइप का होता है। कैसा होता है भाई, बॉडी सेंटर। जैसे NaCl का कौन सा था, फेस सेंटर का था, तो सीजियम क्लोराइड का कौन सा होता है, बॉडी सेंटर का। अब बॉडी सेंटर में भी कैसे समझोगे उस चीज़ को, सीजियम कहाँ जाता है, सीजियम धनावेश है, वो छोटा होता है, और क्लोरीन ऋणावेश है जो बड़ा होता है। क्लोरीन कहाँ जाता है, सभी किनारों पर, आप देख सकते हो क्लोरीन कहाँ गया, सभी किनारों पर। और सीजियम कहाँ जाएगा, सेल के बिल्कुल बीचों बीच, बॉडी सेंटर। देखो भाई इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि वो फेस सेंटर क्यों है, ये बॉडी सेंटर क्यों है, भाई ये सारी चीज़ देखी गई है। अब कोई कह दे कि टमाटर गोल क्यों होता है, तो इसका रीजन तो कुछ नहीं है ना, वो तो ऑब्जर्व्ड है, वो तो कंफर्म्ड है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक वैसे ही NaCl का स्ट्रक्चर फेस सेंटर है और सीजियम क्लोराइड CaCl का स्ट्रक्चर बॉडी सेंटर है। तो वही चीज़ आपके सामने है यहाँ पर। अब देखो भाई यहाँ पर दो अरेंजमेंट पॉसिबल माने गए हैं। पहला अरेंजमेंट पॉसिबल क्या माना गया, या तो क्लोराइड आयन कॉर्नर पर हो और सीजियम बीच में हो, या तो सीजियम कॉर्नर पर हो और क्लोराइड बीच में हो। तो दोनों अरेंजमेंट हम लेकर के चल रहे हैं। इसमें क्या पूछा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो ये पूरी उसकी एक यूनिट सेल है, ये पूरा उसका अरेंजमेंट है। इस पूरे अरेंजमेंट को ध्यान से देखने पर ये लगता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। आप ध्यान से देखो, एक सीजियम आयन टोटल 8 क्लोरीन से जुड़ा है, और ठीक वैसे ही एक क्लोरीन 8 सीजियम से जुड़ा है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हुआ, 8 हुआ। एक सीजियम 8 क्लोरीन से और एक क्लोरीन 8 सीजियम से वो जुड़ा हुआ है। अब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट से कैलकुलेट करते हैं। भाई देखो क्लोराइड एटम कहाँ कहाँ है, क्लोराइड एटम इसमें किस जगह पर है, कॉर्नर्स पर है, अभी आपने देखा था एक कंडीशन। और टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आयन कितना हो जाएगा, कॉर्नर की कंडीशन में भाई भाई वो तो यही है, 8 इंटू 1/8 संख्या आ जाएगी 1, ठीक। टोटल नंबर ऑफ सीजियम आयन कितने हैं यहाँ पर, वो भी आप देख सकते हो, वो भी बॉडी सेंटर पे था। जो पहला स्ट्रक्चर आपने देखा था कि क्लोरीन कॉर्नर पे था और सीजियम बॉडी सेंटर पे था, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, 1:1 इज इक्वल टू 1, ठीक। देखो इसमें डाउट मत हो, ये इस चीज़ को देखो ना, यहाँ पर मैं इस चीज़ को कैसे समझा रहा हूँ, ये इधर देखो, ये देखिए। भाई क्लोरीन कहाँ है, कॉर्नर पर है, तो कॉर्नर का फॉर्मूला क्या होता है यार, 1/8 इंटू 8, यही तो होता है ना। तो कॉर्नर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/8 इंटू 8। तो क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई, एक हुई। और सीजम कहाँ जाएगा, बिल्कुल सेंटर पर। और सेंटर के मॉलिक्यूल की ऑलवेज क्या होती है, 1:1 ही होती है। भाई पढ़े हो ना उस स्टार्टिंग में, बिल्कुल चीज़ कल देख चुके हैं। तो चाहे ये अरेंजमेंट लो चाहे इसके बाद वाला अरेंजमेंट लो,
कि बाद वाला अरेंजमेंट में भी यही सेम चीज़ें हैं। बाद वाला अरेंजमेंट क्या कहता है कि यहाँ पर हमने सीजन कहाँ रखा, कॉर्नर पर, तो इसके लिए भी क्या आएगा 1/8 इंटू 8 नंबर आएगा 1। और यहाँ पर क्लोरीन क्लोराइन को कहाँ रखेंगे, सेंटर पर, उसके लिए भी क्या आएगा 1 आएगा। तो चाहे ये लो चाहे ये लो, दोनों संरचनाओं में क्लोरीन और सीजम की संख्या कितनी रहेगी, 1 1 रहेगी। दोनों संरचनाओं में क्लोरीन और सीजम की संख्या कितनी रहेगी, 1 1 रहेगी। और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका 8। एक सीजियम 8 क्लोराइड से और एक क्लोराइड 8 सीजियम से घिरा हुआ है। आप संख्या गिन सकते हो। यहाँ देखो, एक सीजियम 8 क्लोरीन से और एक क्लोरीन 8 सीजियम से घिरा हुआ है, इसीलिए सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है। ठीक, ये एक जनरल सा कंसिडरेशन था। ये रही उसकी संख्या जो हम लोगों ने देखी यहाँ पर। अब अगली चीज़ देखते हैं, वो क्या आएगी, 1:1। देखो, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं। तो सीजियम 1 क्लोराइड 1 सीजियम Cl। ठीक है, तो ये एक छोटा सा जनरल थॉट था जो आपके लिए था। अब अगली चीज़ समझते हैं अगली वीडियो में। बाकी आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी नोट्स मैं आपको दे दूंगा। आज आपने क्या देखा, आज आपने देखा कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग का रिवीजन किया। दूसरा, आपने NaCl और सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर की स्टडी की। NaCl का स्ट्रक्चर प्योरली कैसा है, फेस सेंटर जैसा, जहाँ पर क्लोरीन कहाँ है, सभी कॉर्नर पर और फेस पर। सोडियम कहाँ है आपका, सोडियम है वॉइड पर, एक है ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर पे, और साथ ही साथ एज पर है। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। एक क्लोरीन 6 सोडियम से और एक सोडियम 6 क्लोरीन से घिरा हुआ है। अगली बात यहाँ पे आपने क्या देखी कि जो सीजियम क्लोराइड है उसमें मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 8 है। एक क्लोरीन 8 सीजियम से और एक सीजियम 8 क्लोरीन से घिरा हुआ है। आज के लिए इतना ही। इसकी नोट्स आपको मैं PDF कर दूंगा। धन्यवाद।